देखिए, आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास बेसिकली हम बात करने वाले हैं इसमें पीवाईक्यू के बारे में। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये, जून 2012 का सोशियोलॉजी का, यानी अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो समाजशास्त्र का ये जो है प्रश्न पत्र आपके सामने जो है दिखाई दे रहा है। सेकंड प्रश्न पत्र पर हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्र में, जून 2012 में। अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्लास में यूजीसी नेट के भी बच्चे होंगे। तो यूजीसी नेट का अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करता हूँ, ठीक है, तो उसके सिलेबस में यूनिट नंबर अगर आप सेकंड देखेंगे, अच्छा इस समय अभी नया नहीं आया है तो इसलिए मैं आपको, हालांकि नया आने की चांसेस है इसलिए मैंने इसको ओल्ड बोला है। तो यूनिट नंबर सेकंड में अगर आप देखेंगे तो समाजशास्त्रीय कॉन्सेप्ट दिया गया है ना। अच्छा, अगर नया सिलेबस भी बनाया जाएगा ना, तो नया सिलेबस में भी आपको समाजशास्त्र किसी न किसी यूनिट में जरूर डालेगा। ऐसा नहीं कि समाजशास्त्र को हटा देगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान से ही समाज कार्य आया है। समाजशास्त्रीय अवधारणाओं से ही सोशल वर्क यानी समाज कार्य को निकाला गया है। ठीक है, तो समाज कार्य के यानी जो बच्चे यूजीसी नेट के हैं, तो वो निश्चिंत रहें कि उनके परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। हालांकि एमपीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, एमपीपीएससी का जो सिलेबस है ना, वो यूजीसी नेट का है सोशोलॉजी वाला। यानी अगर हम बात करते हैं सोशोलॉजी वाला, तो यानी समाजशास्त्र का टोटली सिलेबस जो है एमपीपीएससी वालों ने क्या किया, इसको यूज कर रहे हैं, अपने जो है नोटिफिकेशन में इसको डाला है ना। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यूजीसी नेट के लिए भी ये जो क्लासेस हैं सोशल वर्क के बच्चे के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट उनके लिए होगी। आगामी परीक्षाएं, जैसे गुड इवनिंग वनडे सर। एग्जाम अगर आप देते हैं, कोई भी वनडे एग्जाम अगर आप देंगे, तो सोशल वर्क में जब फैक्ट आता है ना, तो यहाँ से जरूर प्रश्न एक आध मिल जाते हैं, जिस पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं अभी आप लोगों से। अब बात मैं आप लोगों से करूँ कि यूजीसी नेट की कट ऑफ को लेकर, तो कट ऑफ की जिक्र मैंने हालांकि पीडीएफ बना लिया है कट ऑफ में 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 के सभी कट ऑफ को मैंने रखा है एक पीडीएफ में, और इन्हीं के इर्द गिर्द ही आप लोगों से 2023 दिसंबर में भी कट ऑफ मिलेगा, और ये इसकी जिक्र बातचीत आप लोगों को 18 दिसंबर को होगी। ठीक है, 18 दिसंबर से ही यूजीसी नेट सोशल वर्क की एक क्लास आप लोगों को न्यू बैच यानी स्टार्ट होगा, और इस बार जो न्यू बैच स्टार्ट होगा वो मैं लेके चलूँगा यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 9 से। यूनिट नंबर 10 में क्या चीज़ें कॉमन निकलेगी, कि मुझे लगता है कि ये सिलेबस में आपको मेंशन कर सकता है, न्यू सिलेबस में भी, और यूनिट नंबर 9 में भी क्या चीज़ कॉमन निकलेगी, इन लोगों को लेकर मैं आप जो है यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 दोनों को लेकर बातचीत करूंगा। तो इस बार आपका सिलेबस, सर ये सोशलॉजी में या सोशल वर्क में? नहीं, मैं यूजीसी नेट की बात कर रहा हूँ, सोशल वर्क का, यूजीसी नेट सोशल वर्क की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यूजीसी नेट सोशल वर्क की जो क्लासेस आपकी चलने वाली है 18 दिसंबर से चलेगी, वहाँ पे कट ऑफ बताऊंगा, फिर यूनिट नंबर 9 और 10 को लेकर जिक्र करूंगा आप लोगों से। और बहुत ही मेन चीज़ है, मतलब आपको अब पढ़ना है थोड़ा सा नए पैटर्न की तरफ से मैं पढ़ाऊंगा, पीछे से लेके चलूंगा आप लोगों को, क्योंकि सोशल वर्क की परिभाषा, अवधारणा, कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ें आप लोग जान चुके हैं। अब थोड़ा सा दिमाग में उसी तरीके से यूनिट नंबर 9 10 में जो अधिनियम वगैरह है, वो चीज़ें भी दिमाग में आपको लोगों के दिमाग में रहे। कारण यही है कि यूनिट नंबर 10 और 9 से मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपसे। जी सर। तो क्लासेस तो सारी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी, और इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को 18 दिसंबर को भी दी जाएगी, और भी चीज़ें और बातें मैं करूँगा। लेकिन ये आज की जो हमारी क्लास है ये एमपीपीएससी पर है, और यूनिट अगर हम बात करें एमपीपीएससी में, तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने कर रखा है। अब बात हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। आज का पहला प्रश्न, और जून 2012 समाजशास्त्र सेकंड प्रश्न पत्र का क्वेश्चन नंबर 26 है। तथा संचार के क्षेत्र में नव प्रौद्योगिकियों में उन्नति ज्यादा अधिक वैश्वीकरण की ओर प्रवृत्त कर रही है, यह किसका भविष्य दर्शाता है। जरा ध्यान से आप लोग इस प्रश्न को पढ़िएगा, और फिर क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब आप लोग दीजिएगा, प्लीज बताइएगा। सर बी वाला। ओके, ऑप्शन नंबर डी की तरफ आपने झुकाव किया है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन डी की तरफ, बट ऑप्शन डी गलत जवाब, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सूचना तथा संचार के क्षेत्र में नव प्रौद्योगिकियों में उन्नति अधिक वैश्वीकरण की ओर प्रवृत्त कर रही है। ध्यान रखिएगा, नव प्रौद्योगिकियों में उन्नति अधिक वैश्वीकरण की ओर क्या हो रही है, प्रवृत्त हो रही है, और यह उत्तर औद्योगिक समाज का भविष्य को दर्शाता है। उत्तर औद्योगिक समाज को ये भविष्य की ओर दर्शाता है। औद्योगिक समाज में या औद्योगिक समाज के उत्थान के बाद नव प्रौद्योगिकी क्षेत्र का प्रादुर्भाव हुआ, और इसी की शुरुआत भी पश्चिम के देशों में शुरुआत देखने को मिली थी, या इसका स्टार्ट पश्चिमी देशों से हुआ। वैश्वीकरण के प्रसार में इसमें से महत्वपूर्ण जो भूमिकाएं निभाई गई वो पश्चिमी देशों के द्वारा। तो करेक्ट जवाब अगर हम बात करते हैं, सूचना तथा क्षेत्र में नव प्रौद्योगिकियों में उन्नति ज़्यादा अधिक वैश्वीकरण की ओर जो प्रवृत्त हुई है वो उत्तर औद्योगिक समाज है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट जवाब है यहाँ पर, है ना। देखिए, एक पश्चिम होता है, एक उत्तर होता है ना। तो उत्तर वाली प्रक्रिया आप जाहिर सी बात है भविष्य को ओर दर्शाता है, ठीक है, फ्यूचर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से विचारकों में से किसने सामाजिक प्रपंच के संरचनात्मक उपागम में द्विधारी विरोध की प्रणाली का उपयोग किया? आपको पता होना चाहिए, लेवी स्ट्रॉस का नाम आता है, लेवी स्ट्रॉस का नाम आता है। लेवी स्ट्रॉस ने सामाजिक प्रपंच के संरचनात्मक उपागम में द्विआधारी विरोध का प्रणाली का उपयोग किया था। बेसिकली ये था क्या, इनका कहना था कि संरचनाएं मस्तिष्क की श्रेणियां होती हैं। संरचनाएं क्या होती हैं, मस्तिष्क की श्रेणियां होती हैं, जिसके माध्यम से हम हमारे आसपास के विश्व को देखने और समझते हैं, और ये श्रेणियां हर समय द्विभाजी विपरीतताओं में बटी होती हैं। दो भागों में ये जो है श्रेणियां बटी होती हैं, जैसे खट्टा और मीठा, ऊपर और नीचे, दाएं और बाएं। इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं द्विआधारी प्रक्रिया। और संरचनात्मक उपागम में द्विआधारी विरोध प्रणाली का उपयोग अगर कोई करने वाला व्यक्ति है तो उसका नाम है लेवी स्ट्रॉस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल था ये, आईएमपी के रूप में नोट करिएगा फैक्ट के आधार पर, ठीक है। अच्छा, ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रश्न आपको DSSB में भी देखने को मिलेगा। हालांकि अभी 8:30 पर मैं आप लोगों को DSSB के बारे में बात करूंगा, तो मैं चाहूंगा कि जो बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये प्रश्न को देखें, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, मीड के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जॉर्ज मीड एक विद्वान है, इनके अनुसार बताया गया है वह कौन सा कॉन्सेप्ट है जो करेक्ट है। देखिए, अनुभव की अनुपस्थिति की बात नहीं करते, बात को ध्यान किया, आत्म और स्वयं की बात उन्होंने किया है, ये बात करेक्ट है। लोगों को दूसरों के साथ वार्तालाप में अनुमति नहीं देता, देखिए यहां पर गलत हो गया, यानी ये ऑप्शन आपका पॉइंट बी भी गलत हो गया। पॉइंट सी, मस्तिष्क के परिपक्व हो जाने के बाद देह आत्मन बनता है, और यह प्रक्रिया दूसरी जो ऑप्शन दिया गया उसका सही डेफिनेशन है, केवल नहीं को हटा दिया जाए तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन थर्ड, यानी आपका यह स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अगर हम डी को भी पढ़ लेते हैं, मस्तिष्क मानस और आत्मन को एक दूसरे से पृथक करता है, जो कि गलत है। आपको बताता हूं, मस्तिष्क के परिपक्व हो जाने के बाद ही देह आत्मन बनता है, मैच्योरिटी आने के बाद। मस्तिष्क के परिपक्व होने पर ही सकारात्मक दृष्टिकोण एवं विचार उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात यानी उसके बाद अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन में ही विश्वसनीयता की भावना उत्पन्न होती है। अतः आप ये बात कह सकते हो कि मीड ने ये बात सार्थक रूप में कहा है कि शरीर तभी आत्मन बनता है जब मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। और ये कथन है जॉर्ज मीड का कि शरीर तभी आत्मन बनता है, शरीर तभी आत्मन बनता है, आत्मन सेल्फ, जब मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। और इस परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऑप्शन जो सी जा रहा है या थर्ड, या ऑप्शन आपका करेक्ट मान लिया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29, आपने नाम सुना होगा डोरेनडॉर्फ का नाम। ये डोरेनडॉर्फ हैं, इनको डेहरनडॉर्फ भी कहा जाता है और डॉरेनड्रॉफ भी बोला जाता है। इन्होंने संघर्ष के सिद्धांत दिया है। आपने अगर यूजीसी की किताब हरियंट वाला खरीदा होगा तो ज़रूर इसका कॉन्सेप्ट एक पैराग्राफ के रूप में ज़रूर देखने को हमें मिलता है। तो डॉरेनडॉर्फ ने जब संघर्ष का सिद्धांत दिया तो उसमें कहा कि क्या बातें प्रकट नहीं होती है, तो उसके सिद्धांत में ऐसी कौन सी बात है जो डॉरेनडॉर्फ ने जिक्र ही नहीं किया है। तो जिक्र किस किस चीज़ों को किया है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है, कहता है कि मानवीय समाज को सामाजिक परिवर्तन जो है सर्वव्यापी होता है, और ये बात बताया है। तो देखिए, मानवीय समाज में जो है सामाजिक परिवर्तन सर्वव्यापी है, ये बात अगर आप कॉमन तरीके से भी सोचेंगे तो भी ये बात करेक्ट मानी जाएगी, लेकिन प्रश्न में नहीं पूछा है कौन सा। संघर्ष प्रकट और अप्रकट दोनों ही हो सकता है। देखिए, अगर हम बताएं तो हालांकि इस प्रक्रिया में मर्टन की अहम भूमिका होती है प्रकट और अप्रकटन के बारे में, मैंने कल की क्लास में आप लोगों से जिक्र भी किया था। और ठीक उसी प्रकार में आलोचना के आधार पर भी और उसके कंसेप्ट के आधार पर भी डोरेनडॉर्फ ने ये बातें बताया था कि संघर्ष में प्रकट और अप्रकट दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन अवधारणा तो आर के मर्टन का ही माना जाता है। ये थर्ड पॉइंट, प्रत्येक समाज जो है सामाजिक संघर्ष का अनुभव करता है। ये तो देखिए, अगर आप ऐसे भी अगर आप सोचें, कोई भी व्यक्ति ऐसा बातें बता सकता है कि प्रत्येक समाज में सामाजिक संघर्ष का अनुभव होता है, इसलिए ये भी बात आपकी करेक्ट होगी। बात करते हैं डी ऑप्शन की तरफ। संघर्ष एकमात्र, यानी एकमात्र कोई एक ऐसा पॉइंट रिलेट कर रहा है कि स्रोत आर्थिक और सामाजिक असमानता होता है। देखो, जरूरी ये नहीं है। डोरेनडॉर्फ के संघर्ष के सिद्धांत में जब इन्होंने बताया तो बट इन्होंने कहा कि संरचनात्मक कारकों को ही दोषी माना, और सत्ता शक्ति के संबंध वर्ग को जो है संघर्ष को जन्म देता है। जो है सत्ता शक्ति के संबंध वर्ग संघर्ष को क्या देता है, जन्म देता है, ना कि आर्थिक संबंध को जन्म देता है ना, ना कि आर्थिक संबंध को। तो इनके जो यहाँ पे ऑप्शन डी दिखा रहे हैं, ये डी कहना है कि संघर्ष एकमात्र आर्थिक और सामाजिक असमानता है ना। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो एकमात्र स्रोत आर्थिक एवं सामाजिक असमानता के संघर्ष में इनका जिक्र नहीं किया गया है। इनका जिक्र केवल सत्ता शक्ति के संबंध वर्ग संघर्ष को जन्म देता है, इसके आधार पर है। तो प्रत्येक समाज में सामाजिक संघर्ष होता है, ये बात करेक्ट है। सामाजिक परिवर्तन सर्वव्यापी होता है, प्रकट और अप्रकट दोनों हो सकता है। ये तीनों बातें डोरेनडॉर्फ का, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इस्माइल दुर्खिम के प्रकारात्मक सिद्धांत का निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 नंबर का सवाल है ना। 30 नंबर का सवाल में अगर हम आप बात करते हैं तो देखिए, कार्यात्मक सिद्धांत को निरूपित कर रहा है। अच्छा, कार्यात्मक आप कह लीजिए या प्रकारात्मक उपागम कह लीजिए, बात दोनों एक ही है। बट प्रकारात्मक उपागम की अगर हम बात करते हैं तो नाम हमारे सामने आता है ऑटो रैंक का। ऑटो रैंक का नाम आता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस्माइल दुर्खिम ने प्रकारात्मक सिद्धांत को निरूपित किया है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि समाज विकास की स्थिर अवस्थाओं से नहीं गुजरता। क्या ये बात इस्माइल दुर्खिम के द्वारा निरूपित होती है? तो मैं आप लोगों से गलत है। इस स्टेटमेंट को आप गलत कर दीजिएगा, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। देखिए, सामाजिक प्रपंच को व्यक्तिगत प्रपंच में बदला जा सकता है, लेविस स्ट्रॉस की भूमिका है। बट यहाँ पे व्यक्तिगत प्रपंच में लेकर कहा इन्होंने कि सामाजिक प्रपंच को व्यक्तिगत पर्टिकुलर रख लिया, जो कि प्रकारात्मक सिद्धांत को निरूपित ही नहीं करता। कॉन्सेप्ट केवल इस्माइल दुर्खिम का, यानी फैक्ट है ये सवाल। ठीक है। फिर कहता है कि समूह वशीयत मानवीय वशीयत से निकलती है क्या? ये भी स्टेटमेंट गलत है। लेकिन संपूर्ण अपने अंशों के योग के समरूप नहीं होता, कहने का भाव संपूर्ण अपने योग के समरूप नहीं होता है। यह कथन इस्माइल दुर्खिम के प्रकारात्मक सिद्धांत को निरूपित करता है। इनकी परिभाषा है इस्माइल दुर्खिम की। इस्माइल दुर्खिम की परिभाषा है संपूर्ण अपने अंशों के योग के समरूप नहीं होता है। संपूर्ण कार्य जो है अपने अंश के योग प्रकार्य एवं कार्य हैं, जिसके अभाव में उन सावयव
और तथ्यों की मौलिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि सावयाव की जो अवधारणा है वो इस्माइल दुर्खिम को मिलती है। किसको मिलती है? इस्माइल दुर्खिम को मिलती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यहाँ इस प्रश्न का जो जवाब बताना चाहूँगा वह ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ऑप्शन जो जाएगा आपका वो कौन सा ऑप्शन होगा? सत्य बता दीजिए एक बार आप मुझे प्लीज। बी ऑप्शन। हाँ, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब माना जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला सवाल देखिएगा। देखिए थोड़ा सा ये प्रश्न हालांकि जो बच्चे शुरुआत से 1 से लेकर 5 तक क्लासेस यूनिट पढ़े हैं को थोड़ा बहुत चीज़ें आ रही होंगी, रिलेट हो रही होंगी, परंतु आप निश्चिंत रहें, जब आप सोशोलॉजी की क्लासेस करेंगे तो क्योंकि ये क्वेश्चन फिनिश होने के बाद मैं आपको वही करवाने वाला हूँ, टॉपिक ही आपका, तो अब आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी कि हाँ यार ये प्रश्न ऐसे आते हैं तो इन चीज़ों को हमें यहाँ पे नोट करना चाहिए, इसको इस तरीके से समझना चाहिए। यही वजह है कि मैं पहले क्वेश्चनों से स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों का। ठीक है, एमपीपीएससी के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 31 प्रकार जो है प्रकारितावाद किसके सामाजिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण तत्व है? देखिए 4 ऑप्शन है। यूजीसी के बच्चों के लिए तो बड़ा टफ लग रहा होगा ऐसे प्रश्न, फिर भी कोशिश करें क्या जवाब इसका सत्य होना चाहिए। प्रकारितावाद किसके सामाजिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण तत्व हैं, जरा बताइए। क्या टाइमिंग इसके बता दो सर? बी ऑप्शन और मैक्स वेबर। ओके, ऑप्शन ए। ओके, ए बी। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से 31 के बारे में, और बड़ा ही आसान सा सवाल, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट होगा कि प्रकारितावाद किसके सामाजिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए आर रेडक्लिफ ब्राउन और आर के मर्टन, देखिए जब भी इनका नाम आप लोगों के सामने आएगा ना, मैं तब आप लोगों का इनकी कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताता रहूँगा। ठीक है, कि प्रकारात्मक एकता, सार्वभौमिकता, प्रकार्यवाद, प्रकारात्मक अपरिहार्यता के तत्व पाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये महत्वपूर्ण तत्व हैं कौन कौन से, तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो ए आर रेडक्लिफ ब्राउन का और आर के मर्टन का कौन कौन सा तत्व है सामाजिक सिद्धांत में। तो नंबर 1 पॉइंट पर आप नोट कर सकते हैं प्रकारात्मक, नंबर 2 पॉइंट पे आप सार्वभौमिक, नंबर 3 पॉइंट पर प्रकार्यवाद, नंबर 4 पॉइंट पर प्रकारात्मक अपरिहार्यता, अपरिहार्यता, ये 4 शब्द हैं, ये तत्व पाए जाते हैं। तो रेडक्लिफ ब्राउन और आर के मर्टन ने कहा कि प्रमाणिक सामाजिक क्रियाकलाप या सांस्कृतिक इकाइयां संपूर्ण सामाजिक या सांस्कृतिक व्यवस्था के लिए प्रकारात्मक होती है, और इसी के आधार पर प्रकार्यतावाद किसके सामाजिक सिद्धांतों में तत्व है, तो ना ही लेवी स्ट्रॉस ने एलिमेंट बताए, ना ही दुर्खिम मैक्स वेबर ने, किसका? प्रकारितावाद के, और ना ही टालकाट पार्सन ने। केवल और केवल अगर नाम आता है, ये जो प्रकारात्मकता देख रहे हैं, सार्वभौमिकता देख रहे हैं, प्रकार्यवाद देख रहे हैं, प्रकारात्मकता परिहार देख रहे हैं, ये सामाजिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण तत्व है। ये देखो सिद्धांत इन सभी ने दिया है, लेकिन इनमें जो एलिमेंट है, जो तत्व है, जो कंपोनेंट है, वो रेडक्लिफ ब्राउन और आर के मर्टन ने बताया है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 समाज कार्य तथा सामाजिक व्यवस्था के संबंध में पार्सन्स की योजना का सही अनुक्रम क्या है? पार्सन्स ने समाज कार्य में और सामाजिक व्यवस्था में, देखिए मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही आप लोगों से जिक्र किया था कि समाजशास्त्रीय आधार पर अगर किसी ने सही तरीके से व्याख्या किया है तो नाम हमें देखने को मिल जाता है किसका? पार्सन्स की भूमिका। और मैंने बताया था कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा रखता है, तो सामाजिक व्यवस्था को समझने की चेष्टा रखता है।
मैंने कल की क्लास में आप लोगों से इसके बारे में जिक्र भी किया था, सामाजिक व्यवस्था को समझने को, ना कि बदलने को। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न का ऑप्शन पर, तो आप ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा। जैविक शरीर रचना, व्यक्तित्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था, ये 3 ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। जैविक शरीर रचना, व्यक्तित्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था, है ना। तो समाज कार्य और सामाजिक व्यवस्था के संबंध में पार्सन्स ने योजना बनाया और वह क्रम रखा इन्होंने, जो मैंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दर्शाया है। पार्सन्स ने अपनी एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था दी सोशल सिस्टम। दी सोशल सिस्टम में सामाजिक क्रिया व्यवस्था के 3 आधार पक्ष बताएं, और इसी किताब में इन्होंने 3 आधार पक्ष हैं पार्सन्स के। नंबर 1 व्यक्तित्व, नंबर 2 संस्कृति, नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था। ये 3 बातें आप ध्यान रखना है। द सोशल सिस्टम की किताब में पार्सन्स ने बताया है। और सामाजिक व्यवस्था के संबंध में जो योजना का सही क्रम है, जैविक शरीर रचना, व्यक्तित्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था। ये ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट जवाब होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 33 नंबर का सवाल आईएमपी के क्वेश्चन के रूप में रखिएगा आप सभी लोग। आप सभी लोग यूजीसी नेट सोशल वर्क में भी मेलिनोवस्की का क्वेश्चन देखा है, दुर्खिम का भी, पार्सन्स का भी, और मर्टन का भी। तो सवाल हमारे सामने कह रहा है मेलिनोवस्की ने, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है, जैविक आवश्यकताओं पर आधारित कार्यधारिता के बारे में बताया है। और इन्होंने कुल टोटल कितने जो है स्तर बताए हैं इसमें, तो कुल टोटल 7 बताए हैं। हाँ, दुर्खिम की बात अगर हम लोग करते हैं तो दुर्खिम से आप रूबरू हैं। दुर्खिम बेसिकली सामूहिक चेतना के बारे में जिक्र करते हैं। टालकाट पार्सन्स के बारे में अगर हम लोग जिक्र करते हैं तब आपके मन में आता है प्रतिमान चर। और बात करते हैं आर.के. मर्टन के बारे में, तो आप लोगों ने देखा होगा जो है प्रकारात्मक विश्लेषण की अभिधारणाएं। अब देखिए, मेलिनोवस्की ने जैविक आवश्यकता जो है आधारित कार्यकारिता का सिद्धांत दिया, और उन्होंने कहा कि प्रकार्यवाद का प्रारंभिक स्वरूप जैविक प्रकार्यवाद होता है। और मेलिनोवस्की ने समाज के 3 स्तर बताए। समाज के कितने स्तर मेलिनोवस्की ने बताए हैं? 3 स्तर। समाज के कितने स्तर? समाज के 3 स्तर। 3 स्तर। 3 स्तर कौन कौन से? एक स्तर आता है जैविकी, जैसा कि आपके इस क्वेश्चन में दिया गया। दूसरा स्तर आता है संरचनात्मक। तीसरा आता है प्रतीकात्मक। है ना। ये 3 स्तर हैं मेलिनोवस्की के। मेलिनोवस्की ने जैविक आवश्यकताओं में 7 इस तरीके की आवश्यकताएं बताया, जैसे कि पोषण, प्रजनन, आराम, स्वास्थ्य, सुरक्षा, गतिवृद्धि इत्यादि पर, है ना। ये 7 थे। दुर्खिम की बात करते हैं। सामूहिक चेतना का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि सामूहिक चेतना वह विश्वास और संवेग है जो समाज के औसत सदस्यों में सामान्य रूप से पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं पार्सन्स के बारे में, पार्सन्स ने अपनी किताब लिखी द सोशल सिस्टम, और उसी किताब में इन्होंने ये भी जिक्र किया था प्रतिमान चर को। उसकी अवधारणा दिया और बताया कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जब लक्ष्यों और साधनों का चुनाव करता है तो वह सर्वोत्तम विकल्प चुनने का प्रयास करता है, तो उसे ही प्रतिमान चर कहते हैं। कोई भी अगर आपसे पूछे कि पार्सन ने प्रतिमान चर को किस तरीके से डिफाइन किया है, तो फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान रखिएगा। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मतलब आप जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, जब लक्ष्य और साधन का चुनाव करते हैं तो सर्वोत्तम विकल्प चुनने का प्रयास करते हैं उस दौरान, और उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिमान चर। और आर.के. मर्टन प्रकारात्मक विश्लेषण की अभिधारणा दी, और उन्होंने कहा कि प्रकार्य समाज और संस्कृति की इकाई का योगदान है जो इसकी निरंतरता और व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होता है।
सामाजिक इकाई प्रकार्य द्वारा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना और उनमें सामंजस्य और अनुकूलन करने में सहायक होना। इस प्रक्रिया को अगर हम बात करें तो प्रकारात्मक विश्लेषण की अवधारणा आर के मेर्टन द्वारा दी जाती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। प्रकारात्मक में भी मैंने आप लोग जो है आर के मेर्टन के बारे में अभी मैंने हाल ही में आप लोगों से एक पूर्व आप लोगों से मैंने बात किया था। एक इसका बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट था और उस कॉन्सेप्ट का नाम मुझे याद एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, कुछ पूर्व प्रत्याशी है ना, सामाजिकरण के बारे में मैंने आप लोगों से जिक्र किया। कुछ ऐसे ही शब्द था, क्या किसी को याद आ रहा माइंड में वो क्या शब्द था? आर के मेर्टन का कॉन्सेप्ट था क्या था? प्लीज एक बार बताइए, किसी को अगर याद आ रहा हो तो। देखिए एक बात तो किसी को याद नहीं आ रहा है, बताइए, सोचिए एक बार प्लीज। प्रत्याशी समाजीकरण। प्रत्याशी समाजीकरण किसने दिया है? प्रत्याशी समाजीकरण आर के मेर्टन का, नोट कर लीजिए, याद आ गया। प्रत्याशी समाजीकरण, प्रत्याशी समाजीकरण क्लियर है भाई? बता दीजिए अगर कोई डाउट वगैरह लग रहा है, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर है सर। क्लियर है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांत में समाविष्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 34 सोचने का मानवीय क्षमता। देखिए ये बात तो करेक्ट है। और फिर कहता है सामाजिक संस्थानों और सामाजिक अंतःक्रिया, गलत जवाब है ये। और फिर उसके बाद मानस और सामाजिक चेतना भी गलत जवाब है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के मूलभूत सिद्धांत का समाविष्ट है तो अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया और अंतःक्रिया को सुलभ करती है। ए और डी करेक्ट है। ए और डी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में है। अब समझिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के मूलभूत सिद्धांत में सोचने की मानवीय क्षमता का अर्थ और प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाते हैं, यही परिभाषा एक प्रकार का है जो दो भागों में डिवाइड किया है। ऑप्शन में आप दिया है ए और डी, ठीक है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के जो सिद्धांत है इसकी परिभाषा है ए और डी। ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा यहाँ पे। 35 अभिकथन कहता है कि लोग विश्व को व्यवस्थित करने में सक्षम है जो कि अन्यथा संभ्रांति होगा। कहने का भाव देखिए, यहां समझने का प्रयास करिए। लोग विश्व की व्यवस्थित करने में सक्षम है जो कि अन्यथा संभ्रांति है। यह चिन्ह या प्रतीक लोगों को भौतिक और सामाजिक दुनिया के साथ निपटने की क्षमता प्रदान करता है ना। निपटने के एक प्रकार से क्या कर रहा है, उसको क्षमता प्रदान करता है। और ऐसा वे नाम आप कह सकते हैं, उन्हें नाम देना, वर्गीकृत करना या संस्मरण करने की जो योग्यता होती है उन्हीं में देखने को मिलती है। तो आप इस ऑप्शन को भी पढ़ सकते हैं कि चिन्ह और प्रतीक लोगों को भौतिक और सामाजिक दुनिया के साथ निपटने की क्षमता प्रदान करती है। और ऐसा है उन्हें नाम देना, वर्गीकृत करना, संस्मरण करना, इस तरीके की योग्यता जो है बेसिकली कहाँ मिल रही है? लोग विश्व के व्यवस्थित करने में जो सक्षमता दिखा रहे हैं उसमें मिल रही है। तो ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं, ए आर दोनों करेक्ट हैं और सही जो है आर ए की व्याख्या कर रहा है। तो इसलिए अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए में तो आप देखिए आर जो है सही तरीके से ए की व्याख्या हो रही है और कर भी रहा है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से विचारकों में से किसने विचार किया कि सामाजिक संबंधों में संघर्ष हो सकता है क्योंकि पारस्परिक क्रिया की स्थिति में लोगों द्वारा हिंसात्मक बल प्रयोग का हमेशा उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 है ना। तो यहां अगर मैं बात करूंगा तो ये परिभाषा किस विचारक का है जिसने कहा कि सामाजिक संबंधों में संघर्ष हो सकता है? कारण क्या था? क्योंकि पारस्परिक क्रिया की स्थिति में लोगों द्वारा हिंसात्मक बल प्रयोग हमेशा उपयोग किया जा सकता है। इस आधार पर अगर हम बात करेंगे तो कलिंस एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अपने विचार को सामाजिक संबंधों में संघर्ष हो सकता है क्योंकि पारस्परिक क्रिया की स्थिति में लोगों द्वारा हिंसात्मक बल प्रयोग का हमेशा उपयोग किया जा सकता है।
तो कलिंस का संघर्ष के सिद्धांत में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि वे बताते हैं कि संघर्ष का उपागम सामाजिक एकीकरण में किस प्रकार सहायक होगा, वह कॉन्सेप्ट इस परिभाषा के रूप में उभर के आती है। तो सामाजिक संबंधों में संघर्ष हो सकता है क्योंकि पारस्परिक क्रिया का स्थिति में लोगों को हिंसात्मक बल प्रयोग का हमेशा उपयोग किया जा सकता है। ऐसी बात अगर कोई विद्वान कहता है तो उनका नाम है कलिंस। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि निम्नलिखित में से या समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकार्य पर निम्नलिखित में से किस में जोर दिया। प्रकार्यवाद पर बात हो रही है, इस सवाल को भी आप अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं इस तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट माना जाएगा, एक बार प्लीज आप लोग बताइए। सी ऑप्शन सर। ऑप्शन सी की तरफ आपका जवाब है। ओके, बी सर, बी कार्ल मार्क्स। बी कार्ल मार्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर ए लेविस या कोजर का नाम आएगा। अब समझने का प्रयास करिए। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है, तो वो लेविस ए कोजर ने दिया है। इनकी किताब थी फंक्शन एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। किताब का क्या नाम था? फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये किताब 1956 में आया था। ये किताब 1956 में आया था और ये किताब बेसिकली संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत प्रस्तुत करता है। संघर्ष का हम अगर बात करें तो प्रकारवादी सिद्धांत देता है ये किताब। अब इसी किताब में संघर्ष का परिणाम सामाजिक परिवर्तन के रूप में परिलक्षित होता है, यानी एक प्रकार से दिखाई देता है। संघर्ष का परिणाम सामाजिक परिवर्तन के रूप में क्या होता है? परिलक्षित होता है और आंतरिक समाज में सेफ्टी वॉल्व का कार्य करता है। तो इसलिए कभी कभी पेपर में आता भी है कि सेफ्टी वॉल्व का कार्य किसने किया या किस व्यक्ति ने दिया, तब भी आप नाम लगाएंगे लेविस ए कोजर का नाम। ठीक है, तो समाज में सेफ्टी वाल्व का कार्य जो है फंक्शन एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो 1956 में किताब आई, उसी किताब में इसने जिक्र किया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 बड़ा आसान सा। सर गुड इवनिंग सर। सर मैं सिराज बोल रहा हूँ सर। हाँ सिराज बताइए। सॉरी सर मैं लेट से ज्वाइन हुआ सर। यहाँ पे सर कार्ल मार्क्स है सर, क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट सर तो भी तो उनका भी तो नाम आता है सर। देखिए मैंने आपसे बताया कि अगर संघर्ष का नाम आ रहा है तो ऊपर में अगर अच्छा देखिए अब यहाँ पे भी नाम आ रहा है, तो जहाँ देखिए सामाजिक संबंधों में संघर्ष हो सकता है क्योंकि पारस्परिक क्रिया की स्थिति में लोगों को हिंसात्मक बल प्रयोग हमेशा यूज होता है। तो अगर ऑप्शन में कार्ल मार्क्स होता तो क्या आप कार्ल मार्क्स लगाते हैं? जहाँ पे संघर्ष देखते हैं वहाँ पे कार्ल मार्क्स लगाते? गलत जवाब हो जाता है। सबके अपने अपने विचार हैं। तो यहाँ पे तो कलिंस ठीक था, लेकिन ऑप्शन जब क्वेश्चन में जब 37 आता है तो आप कहते हैं कि समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर भी कार्ल मार्क्स का नाम आना चाहिए। कार्ल मार्क्स का नाम नहीं आ सकता। कारण ये है कि समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकार्य पर लेविस और कोजर ने बल दिया है। भाई लेविस एंड कोजर ने बात किया है। इन्होंने अपनी किताब में, जो किताब है वो किताब का नाम है फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये किताब किसकी है? लेविस और कोजर की किताब है। इस किताब में संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत किसने दिया है? संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत किसने दिया है? तो नाम आता है लेविस और कोजर का। यहाँ प्रकारवादी सिद्धांत, थोड़ी वर्ग संघर्ष की बात अगर होती तब आप कहते वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का दिया है, फिर तो करेक्ट है। दूसरी बात, यहाँ संघर्ष नहीं, यहाँ तो संघर्ष का प्रकारवादी। दूसरी बात,
संघर्ष का परिणाम सामाजिक परिवर्तन के रूप में दिखाई देता है। संघर्ष जो होता है, इस संघर्ष में अगर हम बात करें, इसका रिजल्ट की बात करें, इसके परिणाम की बात करें, तो इसका जो परिणाम होता है, ठीक है, वो समाज का परिवर्तन में होता है। जब समाज जैसे कोई परिणाम मिलेगा तो वहाँ पे सामाजिक परिवर्तन होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा, ठीक है। और आंतरिक समाज में सेफ्टी वॉल का कार्य होगा। ये सामाजिक परिवर्तन हुआ तो ये वाह हो गया, क्योंकि सब लोगों ने देखा। लेकिन कुछ परिवर्तन तो ऐसे भी होंगे, इंटरनली भी परिवर्तन होंगे। जो इंटरनली परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे सेफ्टी वॉल। और ये सेफ्टी वॉल और सामाजिक परिवर्तन वाह संघर्ष, तो इन कॉन्सेप्ट में नाम आता है लेविस और कोजर का। कार्ल मार्क्स का नहीं आएगा, बिल्कुल कार्ल मार्क्स का नाम नहीं आएगा। कार्ल मार्क्स की प्रक्रिया वर्ग संघर्ष है ना। कार्ल मार्क्स का प्रक्रिया आप क्लियर हो गए सर, थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वर्ग संघर्ष सर वर्ग चेतना में वृद्धि करती है और सामान्य वर्गीय हित और परिणामी नीतियां संगठित होती है। तो वर्ग संघर्ष को राजनीतिक सत्ता के संघर्ष में बदल देता है। ये कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। वर्ग संघर्ष को राजनीतिक सत्ता के संघर्ष में बदल देता है, ये कार्ल मार्क्स है यहाँ पर। और यहाँ तो सवाल सकारात्मक प्रकार पर है, तो ये ऑप्शन आपका ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक कानून का स्वरूप क्या हो सकता है। दुर्खिम ने कहा आधुनिक कानून का स्वरूप क्या हो सकता है, क्या दमनकारी, क्षतिपूरक, मानकी या औपचारिक। 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, सही जवाब अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो ऑप्शन आप देंगे 2, क्षतिपूर्ति। देखिए, आप निश्चिंत रहें। बहुत बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं इसमें से कौन सा ऑप्शन लगाऊं, क्योंकि नए नए शब्द हैं। अच्छा, रीज़न ये है कि सुने नहीं हो तो नए शब्द हैं। सोशोलॉजी तो सोशल वर्क में थोड़ा सा है, इतनी डीप में है नहीं, लेकिन एमपीपीएससी में पूरा डीप में है। तो एमपीपीएससी में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं देखो यहाँ पर अगर बात करूँ दुर्खिम के द्वारा, तो दुर्खिम ने आधुनिक कानून का स्वरूप बताया था। जब आधुनिक कानून का स्वरूप बताया तो उसी स्वरूप को क्षतिपूरक कहा। क्या बोला? क्षतिपूरक बोला। तो आधुनिक कानून का स्वरूप कैसा होगा? क्षतिपूरक है। अच्छा, क्यों है? इनका एक मानना था, मतलब देखिए यहाँ पे तो दर्शन कथन वगैरह पे आधारित होता, सारे स्टेटमेंट आधारित होता है। तो इनका मानना था कि आधुनिक कानून जो है प्राकृतिक नियमों के अनुकूल होता है। मतलब आज का आधुनिक का मतलब वर्तमान प्रक्रिया को रिलेट कराता है। तो ये जो कानून है ये प्राकृतिक नियमों के अनुकूल होगा। प्राकृतिक नियम है ना, नेचुरल रूल्स जो है, जिनका उल्लंघन किए जाने पर दोषी से मानहानि लेकर मामले को निपटाया जाएगा। बात को समझिएगा। दुर्खिम ने एक बात कहा कि आधुनिक कानून का स्वरूप कैसा होना चाहिए? क्षतिपूरक होना चाहिए। और क्षतिपूरक क्यों? और कारण ये था कि अगर मान लीजिए क्षतिपूरक लेकर, क्षतिपूरक का मतलब होता मानहानि लेकर मामले को निपटाया जा सकता है। अब ये किससे? दोषी से। तो अपकृत्य के मामले में यह काफी कारगर भी माना गया। तो दुर्खिम का ये अवधारणा कहती है कि आज के कानून में जो प्राकृतिक नियम है उसके तो अनुकूल हैं, जिसका आप अगर उल्लंघन करेंगे या उल्लंघन करने पर या किए जाने पर दोषी से मानहानि लेकर मामले का निपटाया जाएगा। जो दोषी होगा, आपने उसका नुकसान किया है, उसकी भरपाई करिए, ठीक है, और उस समस्या पर वहीं रफा दफा कर दीजिए। तो आधुनिक कानून का स्वरूप का मतलब क्षतिपूरक होता है। ये अवधारणा दुर्खिम की है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? वैज्ञानिक विधि का विशेष लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, वैज्ञानिक विधि का विशेष लक्षण जो है सहज बोध अवलोकन नहीं है। सहज बोध अवलोकन नहीं है, यह ऑप्शन आपका करेक्ट है। विशिष्ट वैज्ञानिक विधि का लक्षण में एक विशिष्टता में वैध विश्वसनीयता होनी चाहिए,
वैधता होनी चाहिए, पुनरावृत्ति होना चाहिए, सहज बोध अवलोकन नहीं होना चाहिए। क्योंकि रोजमर्रा के जीवन और गतिविधियों के बारे में सोचने समझने के नैतिक तरीकों को साधारण सामान्य बुद्धि अवलोकन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ ये वैज्ञानिक विधि का लक्षण नहीं है, क्योंकि जीवन की गतिविधियों के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, नैतिक तरीके से, साधारण तरीके से, सामान्य बुद्धि अवलोकन के आधार पर उन चीजों का यूज कर रहे हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में सामान्य बुद्धि अवलोकन कहा जाता है उसे। आप उसे वैज्ञानिक विधि नहीं कह सकते। यहां सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो वैज्ञानिक विधि का विशेष लक्षण कौन सा नहीं था? ऑप्शन डी नहीं था, बाकी ये तीनों थे। सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या हो सकता है? आपने सर्वे वगैरह का नाम सुना है, आप बता सकते हो, इसका जवाब बताइए क्या होगा, ऑप्शन बताइए प्लीज, ऑप्शन बताइए। आवाज क्लियर है? जी सर। हाँ, जवाब बताइए अनन्या। सर ए लग रहा है, श्योर नहीं है पर लग रहा है जी। ओके, देखिए क्योंकि सर्वे का सब उद्देश्य देखिए जनसंख्या का विस्तृत कवरेज है। सर्वे का मतलब जनसंख्या का विस्तृत कवरेज है ना। इनमें से विभिन्न क्षेत्रों में जाकर समस्याओं का अवलोकन करके तत्कालिक जानकारी और तथ्यों को संकलन करना जो होता है, उससे जनसंख्या का विस्तृत कवरेज, वही बेसिकली सर्वेक्षण कहलाता है। सामाजिक प्रपंच का गहन अध्ययन नहीं, ना ही सिद्धांत का परीक्षण सर्वेक्षण होता है, ना ही कार्य कारण संबंध को स्थापित करना होता है। ऑप्शन केवल और केवल बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 41, विवरणात्मक अभिकल्प यानी डिजाइन के साथ कौन सा संबंध हो सकता है? विवरणात्मक अभिकल्प डिजाइन के साथ कौन सा संबंधित हो सकता है, ये आपको जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 41, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट होगा। देखो, विवरणात्मक अभिकल्प के साथ जननांकीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण से संबंधित है। वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रमुख लक्षण घटना और स्थिति का वर्णन करना होता है, क्योंकि वर्णन जो है वैज्ञानिक अवलोकन पर आधारित होता है। अतः अपेक्षा की जाती है कि यह अधिक सटीकता और संक्षिप्त हो सकता है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब हो जाता है कि विवरणात्मक का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव की प्रक्रिया में जननांकीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब होगा ये। क्वेश्चन नंबर 42, शोध के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें परिकल्पना की पूर्वापेक्षा होती है? यह पूर्वापेक्षा है। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए, शोध के प्रयोगात्मक अध्ययन में परिकल्पना की पूर्वापेक्षा है, और इस पद्धति में क्षेत्र प्रयोग और प्रयोगशाला प्रयोग शामिल किया गया है। क्षेत्र प्रयोग में प्रयोगात्मक और नियंत्रित समूह में तुलनात्मक या तुलना द्वारा अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रयोगशाला प्रयोग में खोज जो वास्तविक दशाएं बनाना चाहता है वैसी स्थिति बना देता है। तो इस प्रक्रिया में जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 वाले में, तो शोध निम्नलिखित प्रकारों में से किसकी परिकल्पना की पूर्वापेक्षा होती है? तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा प्रयोगात्मक अध्ययन। प्रयोगात्मक अध्ययन यानी आप ध्यान रखिएगा कि इस पद्धति में, कौन सी पद्धति? प्रयोगात्मक अध्ययन में परिकल्पना की पूर्वापेक्षा में क्षेत्र प्रयोग और प्रयोगशाला प्रयोग शामिल है। क्षेत्र प्रयोग में क्या है? प्रयोगात्मक और नियंत्रण समूह की तुलना के द्वारा अध्ययन करना, जबकि प्रयोगशाला प्रयोग में क्या है? खोज को वास्तविक दशा बनाना। ठीक है, ऐसी स्थिति क्या करता है? प्रयोगशाला अध्ययन, प्रयोगात्मक अध्ययन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट जवाब होगा। 43, जन समुदाय के बारे में कोई जानकारी ना होने पर कौन से प्रकार का प्रतिचयन पद्धति अभिष्ट रूप से उपयुक्त है? 43 सही जवाब स्नोबॉल सैंपलिंग।
आसान सा सवाल है, जन समुदाय के बारे में कोई जानकारी ना होने पर कौन से प्रकार का प्रतिचयन पद्धति अभिष्ट रूप से उपयुक्त होगी? तो वो स्नोबॉल सैंपलिंग होगी। देखिए, इस विधि में कम उत्तरदाता को उसके परिचित होते हैं और उपलब्ध हो जाते हैं को लेकर अनुसंधान शुरू करता है। बाद में यही लोग कुछ अन्य नाम भी दे देते हैं जो अनुसंधान की कसौटी पर उतरता है। तो जन समुदाय के बारे में कोई जानकारी ना होने पर स्नोबॉल प्रतिचयन पद्धति अभिष्ट रूप से उपयुक्त होती है, और यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, सहभागी अवलोकन पद्धति किसके अध्ययन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 44, सही जवाब अगर मैं बात करता हूं तो एक जनजाति संस्कृति है, एक जनजाति संस्कृति है, दूसरा नृजाति अध्ययन है। ये पेपर यूजीसी नेट सोशल वर्क में भी रिपीट है। यूजीसी नेट सोशल वर्क में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सही जवाब ए एंड सी है, ठीक है, ए एंड सी ऑप्शन नंबर बी में है। सहभागी अवलोकन पद्धति जो है जनजाति संस्कृति और नृजाति अध्ययन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त होती है, क्योंकि सहभागी अवलोकन में वह स्वयं को खोज विषय के समूह के जीवन में शामिल कर उस परिवेश में ढल जाता है। अनुसंधानकर्ता यानी आप इस संस्कृति और समाज में पूरी तरह से हिस्सा बन जाते हैं। तो सहभागी अवलोकन पद्धति किसके अध्ययन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है? तो वह जनजाति संस्कृति और नृजाति अध्ययन के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ आपका ये कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है? बस इतने क्वेश्चन था क्या ये? फाइव क्वेश्चन में, ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, इसकी हिंदी नहीं है, चलो अच्छा इंग्लिश में ही करने की कोशिश करो, है ना। चलिए ये देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है। ये देखिए आपसे कह रहा है क्वालिटेटिव के बारे में, है ना। ये क्वालिटेटिव एक मेथड है, यानी एक गुणात्मक पद्धति है, और इसमें कहा गया है कि आर ऑफ्टन क्रिटिसाइज्ड फॉर फेलिंग टू मीट द सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलेबिलिटी। रिलेबिलिटी का मतलब एक प्रकार से यहाँ पे जो दर्शा रहा है वो विश्वसनीयता दर्शा रहा है। कह रहा है कि विश्वसनीयता के कुछ मानदंड को पूरा ना कर सकने के लिए, है ना, पूरा ना कर सकने के लिए वहाँ पर गुणात्मक पद्धति का एक प्रकार से आलोचना की जा रही है। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, है ना, उसकी आलोचना की जा रही है। दूसरे में अगर बात करें तो द प्रोसीड का मतलब आप ये कह सकते हो कि एक प्रकार से उसकी प्रतिक्रियाओं को क्या कर रहा है, ठीक तरीके से आगे लेके जाना, है ना, ठीक है। फिर कह रहा है यूज टू कलेक्ट डेटा। कलेक्ट डेटा का मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आंकड़े एकत्र करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। डेटा इन जो है क्वालिटेटिव या स्टडी, क्या अच्छा ये इस बात से आप सहमत हैं कि गुणात्मक अध्ययन में आंकड़े जो होते हैं वो एकत्रित की जाती हैं और उन्हीं आधार पे प्रतिक्रियाएं जो है यथा तथ्य के रूप में आर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, मतलब तथा ठीक ठीक ठाक होती है। तो सवाल ये है कि विश्वसनीयता के कुछ मानदंडों को पूरा ना कर सकने के कारण गुणात्मक पद्धति का आलोचना की जाती है। बात देखो सही है, अगर विश्वसनीयता के मानदंड पूरा ना हो तो आप गुणात्मकता की पद्धति की आलोचना कर सकते हैं, ये बात करेक्ट है। अगर जाहिर सी बात है कोई विश्वसनीयता जहां पे नहीं होगी तो आप क्रिटिसाइज करोगे कि नहीं करोगे, आलोचना करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे हम। और फिर कारण आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि गुणात्मक अध्ययन में आंकड़े एकत्र करने के लिए प्रतिक्रियाएं
यथा तथ्य तथा ठीक ठाक होती हैं। अच्छा देखिए, गुणात्मक अध्ययन में आंकड़े एकत्र करने की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, है ना, जो प्रतिक्रियाएं, जो रिस्पॉन्स, जो आपने प्रतिक्रिया, जब जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, है ना, उन प्रतिक्रिया यथा तथ्य तक ठीक ठाक होती है, गलत बात है। गुणात्मक अध्ययन में आंकड़े एकत्र करने के लिए क्या कोई रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, तभी आप उस डेटा को लेंगे, अदरवाइज डेटा नहीं लोगे। कहा कि प्रतिक्रिया मतलब मैं डेटा अगर किसी से ले रहा हूँ, अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्स दोगे तो वो डेटा कहलाएगा। आप वही डेटा कुछ अलग, मान लीजिए प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर व्यक्ति है और वहाँ पर वो कुछ अलग तरीके से डेटा व्यक्त कर रहा हो, एक्सप्रेस दे रहा हो, और आपने उसको नोट कर लिया, तो वो तो डेटा आपने अर्जित कर लिया और वो आपकी था, वो आपके लायक। लेकिन ये कारण मैं आपको ऐसे कह रहा था कि भाई ऐसा ठीक ठाक होगा तभी हम लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे डेटा, जो कारण बता रहा है। तो यहाँ पे आपका पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। इस चीज को ध्यान रखिएगा और इस आधार पर आपका ये पॉइंट जो है गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखेंगे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने था। वैसे आप देखो, इस सवाल को भी आप कर सकते हो। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री रिसर्च की बात किया, कैन हेल्प टू जो है राइज पीपल्स। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है एक प्रकार से आप चाहे तो चेतना कह सकते हो, चाहे तो आप जागरूकता भी कह सकते हो, है ना। हालांकि इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो अवेयरनेस ऑफ दियस एक्सप्लेनेशंस, तात्पर्य यह है कि जीवन इतिहास शोध जो है लोगों में उसके शोषण के प्रति चेतना एवं जागरूकता को बढ़ाने में सहायता करता है ना। अच्छा, ये बात देखो सत्य भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीवन इतिहास की शोध में ना लोगों में उसके शोषण के प्रति चेतना एवं जागरूकता बढ़ाने में जो है सहायता कर सकता है। जीवन इतिहास की खोज में, अपनी हिस्ट्री के रिसर्च में, और अगर ऐसा लोग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग उससे जागरूक भी होते हैं। लोग नहीं कहते भाई ठोकर खाने से क्या होता है, लोगों को अनुभव मिलता है, बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। इसके आधार पर आप कह सकते हो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट, है ना। ठीक है, अच्छा इसी के जैसे सवाल में यह नीचे भी बता रहा है आपसे कि भाई इनकरेज कर, लाइफ जो है हिस्ट्री रिसर्च में इनकरेज पीपल टू द रिफ्लेक्ट, है ना, अपॉन द फैक्टर दैट हैव सेव्ड थिन लाइफ एक्सपीरियंस। कहने का भाव ये है कि जीवन इतिहास शोध लोगों को उन कारकों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिन्होंने उसके जीवन के अनुभवों को आकार दिया है। बिल्कुल बात सत्य है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको वहाँ पे किसी मान लीजिए किसी बुरी परिस्थितियों से, अगर आप जैसे मान लीजिए कि यूजीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको वहाँ पे अनुभव मिल रहा है ना, है कि नहीं। तो जैसे किसी भी इंसान को अगर मान लीजिए कोई उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई, दोबारा उस घटना से वो गुजरेगा नहीं, उस तथ्य को वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो कहने का भाव सिंपल है कि जीवन इतिहास लोगों के शोषण के प्रति चेतना और जागरूकता बढ़ाने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, क्या करता है, सहायता करता है, और उन कारकों पर विचार करने के लिए वो प्रोत्साहित भी करता है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे दोनों करेक्ट है और इसकी सही तरीके से व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। अगला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे, इसका आंसर भी मैं नीचे आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अब आपको क्वेश्चन नहीं चलेगा, अब आपको जो कल क्लासेस चलेगी MPPSC की, वह क्लासेस रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ। MPPSC की जो कल से क्लासेस रहेगी, यूनिट नंबर आपका 5, कल तो संडे है, संडे ऑफ है आप लोगों का, है ना, संडे ऑफ है। यूनिट नंबर 5 चलेगी और यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत मैं आप लोगों से जो बातचीत करूँगा वहाँ पर ये बात करूँगा समकालीन मुद्दों पर। ठीक है, हालांकि मैंने जे अलेक्जेंडर, हेबरमास और अल्थुजर के बारे में बात किया, संरचनात्मकता और उत्तराधुनिकता, गिडेंस और दरीदा के बारे में बातचीत कर चुका हूँ। ये पॉइंट आपका चलेगा, 3rd पॉइंट। MPPSC के बच्चे ध्यान रखें। और ये क्लास का जो शेड्यूल 1 PM रहेगा, दोपहर को क्लास चलेगी, ये मंडे को। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगा, आप निश्चिंत रहें। इसी तरीके से जब 2012 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लेंगे ना, सोशोलॉजी का 2012 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर अगर आप सोशोलॉजी का सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ अभी, तो आप निश्चित
आप ऐसे कोई भी तथ्य नहीं होगा जो प्रकार्यवाद या संरचनावाद या विचलन या मानक या द सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी, थॉमस लकमैन, पीटर बर्गर, लक और कई नाम आपने सुना होगा, अल्फ्रेड सूजर, इरविन गॉफमैन, हैराल्ड गॉर्फिकेल, ऐसे बहुत विद्वानों के नाम मिलेंगे, आपको जुबान पे याद आ जाएगा। इनसे बहुत सारे सवाल आप लोग अभी देखेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो सर एक चीज पूछनी थी सर, हाँ सर एक चीज पूछनी थी, बोल रहे कि सर क्लासेस के टाइमिंग सर क्या है? हाँ, क्लासेस का देखो समय अभी मैंने जो अभी दर्शाया है, एक क्लास अभी आप लोगों को 1 PM चलेगी, एक क्लास 7 PM जोशी UGC की थी और एक क्लास 8:30 PM रखी गई थी। ये क्लासेस तो थी। सर आप बाकी सर एक्चुअली कि हम लोग प्योर यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं और उसमें डीएसएसबी आया है तो उसको हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं। आप सर जो एमपी सेट का सर करा रहे हैं 1 बजे, उसको या तो डीएसएसबी का वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, नहीं तो यूजीसी का शिफ्ट कर दीजिए वहाँ पे, और एमपी सेट का या तो आप 7 बजे कर लीजिए, नहीं तो 8:45 में कर दिए, इसलिए कि जो भी स्टूडेंट है ना मैक्सिमम मेरे ख्याल से, तो वो या तो